हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द विश्वास एकेडमी में। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्या कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। साथ में हम लोग इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज़ तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में जो भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी क्या करेंगे, साथ में देखते चलेंगे। तो जो पहला प्रश्न आ जाता है कि प्लेट शब्द किसने दिया था, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि प्लेट शब्द किसने दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, टूजो विल्सन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टूजो, ये ऐसे नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने क्या दिया था, पहली बार प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी बात अगर हम कर देते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द, अर्थात यह पूरा का पूरा जो प्लेट टेक्टोनिक है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, तो इनका नाम क्या है, मॉर्गन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मॉर्गन, ठीक है ना। अब आ जाता है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, आगे हमारा पूरा का पूरा लेक्चर इसी पर रहेगा, किस पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। तो यह थ्योरी अर्थात यह सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम है उनका हैरी हेस। जो बार बार यहीं से प्रश्न हमारा क्या बनता है एग्जाम में कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थात प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। और कब दिया था, 1962 में दिया था। कहीं कहीं किताबों में आपको 1960 भी मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1962 में हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। प्लेट शब्द किसने दिया था, टूजो विल्सन ने दिया था। प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया था, यह पूरा का पूरा तो किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस टेक्टोनिक शब्द पर चर्चा कर लेते हैं, चूंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यह कह देगा कि टेक्टोनिक जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, अर्थात किससे बना हुआ है। तो देखिएगा जो टेक्टोनिक शब्द है यह टेक्टोन से बना हुआ है। टेक्टोन, टेक्टोन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह हिंदी की अगर हम बात कर दें तो बड़ा ही होता है, और जब हम अंग्रेजी की बात करें तो इसकी हिंदी क्या होती है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, घर्षण हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, घर्षण। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर ज़्यादा तेज हो जाएगी, मतलब अगर स्लो भी पढ़ा रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में क्या करिएगा, देख लीजिएगा। जैसे देखिएगा अभी हमने क्या देखा कि टेक्टोनिक जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बढ़ई होता है। अगर हम अंग्रेजी की बात कर दें तो फ्रिक्शन अर्थात क्या होता है, घर्षण होता है। अब देख लीजिएगा यह टेक्टोन शब्द किसका है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो टेक्टोनिक शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है बढ़ई होता है। बढ़ई को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कारपेंटर बोलते हैं। यह देख लीजिएगा, कारपेंटर बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी से हमारा क्या होता है भाई, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो इसी से हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में क्या करते हैं, सीख लेते हैं। जैसे देखिएगा, अर्थात फ्रिक्शन, घर्षण, जिसके द्वारा भूपृष्ठ पर क्या होते हैं, परिवर्तन जन्म लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा भूपृष्ठ पर परिवर्तन जन्म लेते हैं, और इन्हीं पर जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लेटों के द्वारा होता है। और इन्हीं संपूर्ण परिवर्तनों को हम क्या कह देते हैं, एक ग्रुप में क्या कह देते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अर्थात हम पहली बात यह समझ लेते हैं, जो पीछे हमने बोला है कि भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा किसे जाता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्लेट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोगों ने पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहा जाता है। इसी लिथोस्फीयर में इसी लिथोस्फीयर का जितने भी खंड होते हैं ना, इन्हीं खंडों को हम क्या कह देते हैं, प्लेट कह देते हैं। देखिएगा, और यही प्लेटें क्या होती हैं, घर्षण कर रही हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर नीचे, दाएं बाएं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो रही हैं, सरक रही हैं। इन्हीं के सरकने से पृथ्वी के स्थल मंडल पर क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को संयुक्त रूप से हम क्या कह देते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लेटों के प्रकार के बारे में, कि अर्थात प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं। तो आइए प्लेटों के प्रकार के बारे में सीखते हैं।
देखिएगा, पहली बात हमने बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक शब्द किसने दिया था, तो आपको याद होगा मॉर्गन ने। ध्यान दीजिएगा, मॉर्गन ने, इन्हीं मॉर्गन ने पूरे प्लेटों को, ध्यान दीजिएगा, 7, जैसे देखिएगा क्या होते हैं कि पूरे प्लेटों को 2 भागों में बांट दिया। एक जो बांटे, ये देखिएगा मेजर, और दूसरा जो था माइनर। ध्यान दीजिएगा, मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ी होता है, और माइनर का मतलब क्या होता है, छोटी होता है। अर्थात मेजर प्लेट और कौन सी, माइनर प्लेट। तो मेजर प्लेटों की इन्होंने संख्या कितनी बतलाई थी, 7 बतलाई थी, और जो माइनर प्लेटें होती हैं उनकी संख्या कितनी बतलाई थी, 20 बतलाई थी। देखिएगा कहीं कहीं हिंदी शब्द में मिल जाता है, या बड़ी और माइनर को कहीं कहीं क्या दे देता है, गौण प्लेट दे देता है। तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा हम अंग्रेजी पर भी हल्का फुल्का क्या करते हैं, चर्चा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा मॉर्गन ने पूरी प्लेटों को कितने भागों में, 2 भागों में, एक मेजर कहा, एक क्या कहा, माइनर कहा। मेजर में अर्थात बड़ी प्लेटों की संख्या इन्होंने कितनी बतलाई, 7 बतलाई, और दूसरी क्या, माइनर जो छोटी प्लेटें थी इनकी संख्या कितनी बतलाई, 20 बतलाई। लेकिन आधुनिक अर्थात वर्तमान में लगभग पूरी प्लेटों की संख्या कितनी बताई गई है, 100 के आसपास बतलाई गई है, 100 के आसपास। अर्थात हम लोगों ने देखा क्या, अब इन्हीं 7 प्लेटों के बारे में, 20 गौण प्लेटें, लेकिन पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है, 6-7 के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। देखिएगा अभी हमने देखा क्या कि मॉर्गन ने पूरी प्लेटों को 2 भागों में बांटा। एक को क्या कहा, बड़ी प्लेटें, और दूसरी को छोटी प्लेटें। अर्थात बड़ी प्लेटों की संख्या इन्होंने 7 बतलाई, और छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 बतलाई, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में पूरी प्लेटों की संख्या कितनी है, 100 है। तो पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, बड़ी प्लेटों के बारे में। ध्यान दीजिएगा, बड़ी प्लेटों, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अभी हमने बताया मेजर प्लेट्स। ये देखिएगा मेजर प्लेट्स, इनके नाम देख लेते हैं पहला, चूंकि नाम से भी क्या हुआ है, प्रश्न बना हुआ है। 3, 4, 5, 6, 7 स्थितियों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिलहाल वो डायग्राम बनाकर हम अच्छे से आप लोगों को क्या करेंगे, समझाएंगे। फिलहाल ये चीजें हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे देखिएगा पहली जो इन्होंने प्लेट बताई थी, यह क्या थी, उत्तरी अमेरिकन प्लेट। दूसरी क्या थी, दक्षिण अमेरिकन प्लेट। तीसरी जो थी यूरेशियन प्लेट। चौथी जो थी यह था अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। फिर क्या था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो छठवां था वह क्या था, अंटार्कटिक प्लेट। और जो 7वां है प्रशांतीय प्लेट, प्रशांतीय प्लेट। ये देख लीजिएगा, यह 7 प्लेटों के बारे में मॉर्गन ने बताया था। इसके बाद हमने अभी चर्चा किया कि इन्होंने 20 छोटी प्लेटों के भी बारे में बात किया था। तो पूरे 20 के 20 नहीं पढ़ने हैं हम लोग, कुछ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उन प्लेटों के बारे में क्या करते हैं, सीख लेते हैं। यहाँ देखिएगा बस नाम सीख लेते हैं। अभी चूंकि जैसे ही अभी इसका डायग्राम बनाकर हम आपको सिखाएंगे तो पूरी प्लेटों की स्थितियां बतला देंगे, उसकी गतियां बतला देंगे कि अभिसरण हो रहा है कि अपसरण हो रहा है कि संरक्षित हो रही है, उनकी गतियां के बारे में भी बात करेंगे कि ये किधर से किधर क्या हो रही हैं, सरक रही हैं। सरकने से कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होती हैं उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे विथ डायग्राम के साथ। फिलहाल यहां पर हम लोग क्या करते हैं, केवल नाम के बारे में जान लेते हैं। तो आइए छोटी प्लेटों के भी बारे में हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं कि छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 थी, छोटी प्लेट। लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जो पहली प्लेट होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट है, देखिएगा इसका नाम क्या है, ये देखिएगा कोकोस प्लेट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोकोस प्लेट। दूसरा जो प्लेट है वह क्या है, नजका प्लेट। तीसरे के बारे में हम बात करेंगे तो कैरेबियन प्लेट। उसके बाद कैरेबियन के बाद क्या आ जाएगा, स्कोशिया, यह देख लीजिएगा स्कोशिया प्लेट। उसके बाद कैरेबियन के बाद हम लोग पढ़ेंगे अरेबियन प्लेट के बारे में, अरेबियन प्लेट। अरेबियन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा, वैसे सभी जो से प्रश्न बना हुआ है ना, सब के सब हमने क्या किया है, यहाँ पर चर्चा किया है, फिलिपाइन प्लेट। और जो 7वां होगा वह क्या होगा, फिजी प्लेट होगा।
20 है गौड़ प्लेटों के बारे में, जो छोटी प्लेटों का जिक्र किया गया है, लेकिन हमको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबू देखना है। तो अभी हमने क्या देखा कि 7 मुख्य, मतलब 7 तो मुख्य प्लेटें तो है यही है। हम लोग बात करेंगे छोटी प्लेटें, तो जिनकी संख्या कितनी थी, 20 थी, जिनमें से इंपॉर्टेंट कितनी है, 7 है, जिसका भूकंप में, ज्वालामुखी में या पर्वतों के निर्माण में इनका योगदान होता है और इन्हीं से क्या होता है, प्रश्न बनता है। जब मैं डायग्राम बनाकर सिखाऊंगा तो आपको रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, इसके सबके, चूंकि सब वलित पर्वत के उदाहरण है, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे जब प्लेटों की सरकने की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखिएगा, छोटी प्लेटों की संख्या लगभग 20 बताए थे मॉर्गन ने, लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों के बारे में हमने क्या किया है, चर्चा कर लिया है। कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, कैरेबियन प्लेट, स्कोशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और फिलिपाइन और फिजी प्लेट के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, सीख लिया है। नाम तो देख लीजिएगा, नाम याद रहेगा। आगे जब डायग्राम के पूरे विश्व का मैप जब बनाकर हम पूरे इसकी स्थितियों को दर्शाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड हो जाएगा। चूंकि अभी हम लोग बात किया बाबू कि प्लेटें क्या हो रही हैं, सरक रही हैं, अर्थात एक दूसरे से घर्षण कर रही हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं, गति कर रही हैं। तो गति के कारण क्या क्या हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आखिर प्लेटें जो गति कर रही हैं वो किसके कारण कर रही हैं। तो इसके गति के कारण में 2 महत्वपूर्ण कारण आ जाता है। जो पहली कारण की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ बस मैं लिख दे रहा हूँ, आगे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है पृथ्वी का घूर्णन, यह देख लीजिएगा, पृथ्वी का घूर्णन, और जो दूसरा है संवहन धाराएं, यह देख लीजिएगा। इन्हीं दोनों के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि आखिर पृथ्वी गति कैसे करती है। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, प्लेटों के गति के कारण, तो हमने जो पहली बात की है कि गति के कारण में घूर्णन, ठीक है ना। तो जैसा कि वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि जब पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो देखिएगा हमारा 200 किलोमीटर, अर्थात आप जानते होंगे कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात किया था तो 0 से लेकर कितना 30 किलोमीटर तक हमारा क्रस्ट था, ठीक है ना, और 30 से लेकर कितना 2900 किलोमीटर हमारा क्या था, मेंटल था। देखिएगा, इसी मेंटल में एक परत पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, एस्थेनो स्फेयर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहा जाता है। गौर करिएगा, सारे के सारे प्रश्न हैं इसी मेंटल में। इसकी जो मोटाई की हम बात कर देते हैं तो 150 से लेकर 200 किलोमीटर क्या होती है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। यह दुर्बलता मंडल क्या होता है, अर्धगलित अवस्था में होता है, अर्थात देखिएगा इसमें जो भी चट्टानें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, अर्धगलित होती हैं, अर्धगलित होती हैं। अब चूंकि ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा मेंटल में लेकर देखिएगा, पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरा क्या होगा, अर्धगलित एस्थेनोस्फीयर होगा। इसी के ऊपर हमारा क्या है, स्थल मंडल है। तो जैसे ही पृथ्वी गति करती है, अर्थात पृथ्वी घूमती है, तो अब प्लेटें भी क्या होती हैं, सरकने लगती हैं। तो ये पहला था, लेकिन यह प्रमाणिक ज्यादा सिद्ध नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद होम्स, हमारे एक वैज्ञानिक है, नाम ध्यान रखिएगा, होम्स ने कहा कि जो प्लेटें गति करती हैं वह पृथ्वी के घूर्णन के कारण नहीं करती हैं, संवहन धाराएं के कारण करती हैं। ये देख लीजिएगा, संवहन धाराएं। देखिएगा, अब ये संवहन धाराएं की स्थिति जानने के लिए हमें एक शब्द आता है, उसका नाम, आजकल कोरोना का मैटर भी चल रहा है, तो जिसमें हॉट स्पॉट जो बोला जाता है, गर्म मुद्दे वाला, तो ये भी हम बात कर लेते हैं हॉट स्पॉट के बारे में। देखिएगा, हॉट स्पॉट, अगर ये चीजें हम लोग सीख जाते हैं तो संवहन धाराएं क्या होते हैं, बढ़िया से सीख जाएंगे। देखिएगा, हॉट स्पॉट के बारे में हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि मेंटल में, जैसे ही मेंटल में प्रवेश करते हैं तो कुछ रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया है, बहुत मात्रा में क्या होते हैं, कहीं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे वहां का तापमान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और चूंकि जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो वहां जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, गलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा, हम बात कर लेते हैं। जैसे ये देखिएगा, यह हमारा स्थल मंडल है, यहां से मैं बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, यह स्थल मंडल है। यहां पर रेडियोधर्मी पदार्थ थे जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर गलित अवस्था में
पूरे के पूरे चट्टान या जो भी पदार्थ थे वो गल गए। और जब गल जाएंगे तो यह क्या होंगे, ऊपर तेजी गति से जाएंगे, और जाएंगे जब तेजी गति से और यहीं से टकरा कर ये फैलने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह फैलने लगेंगे, और जिस दिशा में यह फैलेंगे उसी दिशा में यह प्लेटें भी क्या करेंगी, गति करेंगी। फिर ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएंगे, फिर ये नीचे आएंगे, फिर गलेंगे, फिर जाएंगे, फिर गलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। इसी तरह प्लेटें क्या हो रही हैं, सरक रही हैं, और इससे एक चक्र का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, एक सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, यही हमारा क्या होता है, संवहन धाराएं कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से कि भाई पृथ्वी की गतियां के घूर्णन के कारण भी प्लेटें सरकती हैं, और संवहन धाराओं के कारण। संवहन धाराएं क्या होती हैं कि जहां पर रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं वहां अधिक मात्रा में टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण वहां का पदार्थ गल जाता है। जब पदार्थ गलता है तो वो ऊपर निकलने का कोशिश करता है, और स्टेनोस्फीयर के निचली परत, ठीक है ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये लिथोस्फीयर के निचली परत से टकरा कर फैलने लगता है। इसी फैलने से जिधर फैलता है उधर क्या होते हैं, प्लेटें सरकने लगती हैं। फिर ये ठंडा होकर फिर नीचे, फिर इसी तरह क्या होता है, चक्र चलता रहता है। यह रहा हमारे प्लेटों की गति के दो महत्वपूर्ण कारण। याद रख लीजिएगा, जो पहला कारण था वह था पृथ्वी का घूर्णन, और दूसरा क्या था, संवहन धाराएं। अब हम लोगों ने क्या किया, प्लेट पढ़ लिया। भाई प्लेट किसे कहते हैं, प्लेटों में गति के कारण देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटों के प्रकार, कि प्लेट कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए प्लेटों के प्रकार के बारे में देखते हैं, चर्चा कर। प्लेटों के प्रकार देखिएगा, अगर हम प्रकृति दृष्टि से देखें तो प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं उन प्लेटों के प्रकार के बारे में। तो जो पहला था महासागरीय प्लेट, महासागरीय। दूसरी जो प्लेटें होती हैं वो होती हैं महाद्वीपीय। कहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखिए, आइए प्लेटों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं, प्रकृति के आधार पर हम बात कर लेते हैं कि प्रकृति के आधार पर प्लेटों के प्रकार के बारे में। तो 3 प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3। इन तीनों का नाम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला होगा वह क्या होगा, महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है ना, महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, ये देखिएगा कॉन्टिनेंटल। दूसरे की बात कर देंगे तो महासागरीय, जिसको ओसेनिक। ठीक है ना, और जो तीसरा प्लेट होता है वह होता है महाद्वीपीय महासागरीय, महासागरीय अर्थात कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट। ये देखिएगा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट, देखिएगा। अर्थात प्रकृति के आधार पर प्लेटें कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, महाद्वीपीय महासागरीय और महाद्वीपीय महासागरीय, अर्थात कॉन्टिनेंटल ओशियनिक प्लेट के बारे में। तो देखिएगा प्रश्न कैसे बनता है इन तीनों से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, एक ही हमारी पूरी पृथ्वी पर एक ही प्लेट है जो पूर्णतः क्या है, महासागरीय है, जिसका नाम क्या है, प्रशांत महासागरीय पेटी। ये देखिएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अर्थात एक ही ये जो पूर्णतः क्या है, महासागरीय है, पूर्णतः महासागरीय और सबसे बड़ी प्लेट है। और सबसे कौन सी है, बड़ी प्लेट है। अब देख लीजिएगा, वैसे महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में चर्चा करते हैं तो कोई भी पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। अब इसके बाद जितनी भी 6 प्लेटें आई थीं वो सब क्या है, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से हम यूरेशिया को और अंटार्कटिक को, ध्यान दीजिएगा मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यूरेशिया और अंटार्कटिक जो प्लेट है इसको हम क्या मान लेते हैं, अध्ययन की दृष्टि से इसे महाद्वीपीय प्लेट मानकर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बाकी जितनी की जितनी बची, अब कौन कौन बची है तो अभी आपको बता देते हैं। देखिएगा, जो पहली है इंडो
इंडो ऑस्ट्रेलियन। दूसरी जो है वह क्या हो जाएगी, अफ्रीकन, अफ्रीकन। उसके बाद उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उसके बाद दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है ना। अब देखिएगा पूरे 7 प्लेटें हो गई, एक प्लेट 2 3 4 5 6 7, ये सातों प्लेटों के बारे में हमने क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। देखिएगा जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, इससे भी प्रश्न बनता है, यह किसकी बनी होती हैं, तो हम पढ़ा चुके हैं आपको, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। और जो महासागरी होती है, यह किसकी बनी होती हैं, बेसाल्ट की बनी होती हैं। यह भी प्रश्न हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्लेटों की स्थितियों के बारे में। ये सारी प्लेटें, चाहे वो गौण हो और चाहे वो बड़ी प्लेटें हों, उनकी स्थिति क्या है और उनकी गतियां अर्थात उनके सरकने की स्थिति क्या क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे प्लेटों की स्थितियां, और तब हम वहां पर बताएंगे अभिसारी और अपसारी और संरक्षी मार्जिन के बारे में, किनारे के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमने पूरे प्लेटों को दर्शा दिया है। जैसा कि मॉर्गन ने बताया था कि प्लेट, जो बड़ी प्लेटें होती हैं उनकी संख्या 7 होती है और जो छोटी प्लेटें होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। लेकिन पूरे 20 को हमको नहीं पढ़ना था, हमको पढ़ना था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से हमने 7 का नाम भी क्या किया था, बताया था आपको। तो उसी के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है। तो देखिएगा जो पहली प्लेट है अमेरिकन प्लेट है, दूसरी दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, तीसरी की बात कर देंगे तो अफ्रीकन है, चौथी की बात कर देंगे तो यूरेशियन प्लेट है, पांचवें की बात कर देंगे तो इंडो ऑस्ट्रेलियन है, छठवीं की बात करेंगे तो अंटार्कटिका प्लेट है, यहाँ पर देख लीजिएगा अंटार्कटिका प्लेट, और जो 7वीं प्लेट है सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था कि प्रशांत महासागरीय एक ऐसी प्लेट है जो पूर्णतः क्या है, महासागरीय प्लेट है, और यह सबसे क्या है, बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेटों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिएगा, पहला है जो कोकोस है, दूसरा नजका प्लेट है, तीसरा कैरेबियन है, चौथा स्कोशिया है, पांचवा अरेबियन प्लेट है, यहाँ पर देखिएगा फिलिपाइन प्लेट है, और यहाँ पर क्या है, फिजी प्लेट है। अर्थात बस उसकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं हम लोग। और जैसे ही हम प्लेटों की गतियों के बारे में बात करेंगे तो हमने आपको बताया था कि प्लेटें कितनी तरीके से, 3 तरीके से क्या करती हैं, गति करती हैं। उन्हीं तीनों गतियों के बारे में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। देखिए जो पहली है वो उसका नाम क्या है, अभिसरण, ये देखिएगा अभिसरण है। जो दूसरी है उसको हम क्या बोलते हैं, अपसरण बोलते हैं। और जो तीसरा है उसको हम क्या बोलते हैं, संरक्षी बोलते हैं। अंग्रेजी इसका देख लीजिएगा, अभिसरण की जो अंग्रेजी होती है उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, और जो दूसरा अपसरण होता है इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट, और जो संरक्षी होता है इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव। ये देख लीजिएगा। अर्थात हमने बता दिया है कि प्लेटों की 3 गतियां होती हैं, अर्थात प्लेटें जो ऊपर नीचे दाएं बाएं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो रही हैं, सरक रही हैं। उन्हीं के सरकने से पृथ्वी के स्थल मंडल पर परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कह देते हैं, प्लेट टेक्टोनिक कह देते हैं। तो यही हम गतियों के बारे में क्या करेंगे, सीखेंगे। तो पहली बात हम कर देते हैं अभिसरण की, ठीक है ना, कि अभिसरण गति किसे कहेंगे, प्लेटों का। तो ध्यान दीजिएगा इधर, जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने क्या हों, सरक के आए या आमने सामने एक ही तरफ आती हैं, तो ऐसी गतियों को हम क्या कह देते हैं, अभिसरण कह देते हैं। डायग्राम में मैप पर हमने जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, याद रखिएगा, वह प्लेटें या वहां पर प्लेटें क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जितने भी मैप पर हमने क्या किया है, ग्रीन से बनाया हुआ है, वहां प्लेटें क्या कर रही हैं, अभिसरण कर रही हैं। जैसे देखिएगा बाबू यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लेटें, जहाँ पर ये देखिएगा ये अभिसरण वाला है, ये हिस्सा यहाँ से देखेंगे तो ये अभी क्या है, अभिसरण वाला हिस्सा है। यहाँ से ये पूरा का पूरा ये देख लीजिएगा प्रशांतीय जो प्लेट है, यहाँ पर प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं। देखिएगा पास आने से अभी हमने आपको बताएंगे कि प्लेट मार्जिन के बारे में बात करेंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है तो प्लेटों की सरकने की स्थितियां बतलाएंगे कि जब सरकती हैं तो उससे क्या क्या परिवर्तन
होते हैं वो नेक्स्ट डायग्राम के साथ, फिलहाल ये अब डायग्राम है तो हम इसी के अनुरूप हम चीज़ों को क्या करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये हमारा कौन सा प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, और यह कौन सा है, प्रशांतीय प्लेट है। यह जब दोनों पास आएंगी, ध्यान दीजिएगा, तो इससे टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो जो भारी प्लेट होगी अर्थात जो बेसाल्ट की बनी होती है वह भारी होती है, उसका घनत्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है, वह नीचे की तरफ धंस जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है। इसलिए यहाँ पर अमेरिका में क्या हुआ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है। यह नजका प्लेट के टकराने से यानी कि अभिसरण से दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। और बात करेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, हमने बताया था, देख लीजिएगा यह पूरा का पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये देखिएगा पूरा मैप हमने बनाया हुआ है यहाँ से, यह देखिएगा ये पूरा का पूरा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसमें देखिएगा ये कौन सी है, यूरेशियन प्लेट है, और यह कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यह जब दोनों अभिसरण करेंगे तो यहीं पर देखिएगा यह पूरा का पूरा किसका निर्माण हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो हमने बताया था ना कि पूरी की पूरी जितनी भी प्लेटें हैं केवल एक को छोड़कर, किसको, प्रशांत महासागरीय प्लेट को, यह पूर्णतः महासागरीय है, नहीं तो बाकी जितनी भी प्लेटें हैं ना वह कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक दोनों हैं, अर्थात महाद्वीपीय महासागरीय दोनों हैं। लेकिन हम लोग अध्ययन की दृष्टि से यूरेशियन को और किसको, अंटार्कटिक प्लेट को क्या कम मान लेते हैं, महाद्वीपीय प्लेट मानकर हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से यूरेशियन प्लेट है और यह कौन सी है, प्रशांतीय प्लेट है। यह जब दोनों अभिसरण करती हैं तो यहीं पर देखिएगा चूंकि यह घटना किस में हो रही है, महासागर में हो रही है, तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके द्वीप एल्यूशियन द्वीप हो गया, ठीक है ना, और ये जापान हो गया या फिलीपींस हो गया, जो छोटे छोटे द्वीप है ना उन्हीं के किससे, अभिसरण से इनकी क्या हुई है, अवसादों से बनकर द्वीपों का निर्माण हुआ है। बताएंगे बाबू आगे चलकर जो प्लेटों की सरकने की स्थितियां कितनी होती है ना, जिसमें विनाशात्मक किनारा के बारे में बात करेंगे, रचनात्मक किनारा के बारे में बात करेंगे और संरक्षित किनारा के बारे में बात करेंगे, तो वहां चीजें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल अब हम लोग अभिसरण तो समझ में आ गया होगा कि जब दो प्लेटें आसपास आती हैं यानी कि दोनों एक दूसरे के समीप आती हैं तो ऐसे प्लेटों की गति को हम क्या कह देते हैं, अभिसरण कह देते हैं। मैप में इसको हमने किस से, ग्रीन कलर से दिखलाया हुआ है। कोई दिक्कत, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अपसरण की बात हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डाइवर्जेंट के बारे में। अपसरण की देखिएगा, अपसरण में क्या होती है कि जो प्लेटें, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या हो जाए, विपरीत दिशा में जाने लगे, एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरकती हैं, तो ऐसे गति को हम क्या कह देते हैं, अपसरण कह देते हैं, डाइवर्जेंट कह देते हैं। तो देखिएगा इसमें जितनी भी प्लेटों को हमने लाल कलर से दिखलाया हुआ है वहां पर क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है। अर्थात यह अटलांटिक महासागर है तो यह प्लेटें इधर सरक रही हैं और यहाँ से ये प्लेटें इधर सरक रही हैं। कोकोस की बात कर देंगे तो ये इधर जा रहा है और इसका एक हिस्सा प्रशांत महासागर की तरफ जा रहा है। इसी तरह जहाँ जहाँ कहीं भी हमने रेड से दिखलाया हुआ है वहाँ पर प्लेटों की गति क्या है, अपसरण है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो रही है, गति कर रही हैं। बात हम लोग कर लेते हैं संरक्षित की, यानी कि कंजर्वेटिव की। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें क्या हो जाए, अगल बगल से गुजर जाए। ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा प्लेटें क्या हो जाए, अगल बगल से गुजर जाए, अर्थात इसमें प्लेटों की क्षति नहीं होती है और जो बीच का हिस्सा बचता है ना, इसी से भ्रंश घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके भी बारे में हम लोग आगे चलकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिएगा जहां हमने ये नीले कलर से बनाया हुआ है वहां पर प्लेटें क्या कर रही हैं, संरक्षित हो रही हैं, संरक्षित हो रही हैं, अर्थात यहाँ पर प्लेटों की क्षति नहीं हो रही है। तो ये देख लीजिएगा जो कैरेबियन के बारे में बात की है, यहाँ पर प्लेटें क्या कर रही हैं, संरक्षित हो रही हैं, अर्थात एक दूसरे से अगल बगल से सरक कर गुजर जा रही है, ना टकराव हो रहा है, ना ही एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। इसी तरह स्कोशिया भी क्या है, यहाँ पर भी जो प्लेटें संरक्षित हैं, यह देख लीजिएगा भूमध्य सागर वाला, ये भी यहाँ पर भी प्लेटें क्या हो रही हैं, संरक्षित हो रही हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि जर्मनी का, ठीक है ना, काला पर्वत और फ्रांस का वाससेज पर्वत वो संरक्षित किनारों से क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। उन्हीं के बीच में एक भ्रंश घाटी है जिसको हम क्या कह देते हैं, उसी भ्रंश घाटी में हमारी एक राइन नदी बहती है जिसे कोयले का रूर कहा जाता है, वो भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। देखिएगा यहाँ पर हमने पूरे के पूरे जितनी भी प्लेटों की गतियाँ होती हैं वो क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। आगे चलकर के अभिसरण कितने प्रकार से होता है, अपसरण कितने प्रकार से होता है, जब संरक्षण होता है या संरक्षित किनारा होता है तो उससे पृथ्वी के स्थल पर क्या क्या घटनाएं या क्या क्या परिवर्तन होते हैं
उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिएगा आइए देखते हैं हम लोग प्लेटों की टकराने की स्थितियाँ। जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने प्लेट बना दिया, ये देखिएगा यह महाद्वीपीय प्लेट होगा और ये भी महाद्वीपीय प्लेट होंगे और ये महासागरीय प्लेट होंगे। चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि जो महासागरीय प्लेट होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, बेसाल्ट की बनी होती हैं। ध्यान दे दीजिएगा, जो महासागरीय प्लेट होती हैं किसकी बनी होती हैं, बेसाल्ट की बनी होती हैं। और जो महाद्वीपीय प्लेट होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, ग्रेनाइट की बनी होती हैं। जो महाद्वीपीय प्लेट होती है किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है। यहीं से ध्यान दीजिएगा कि प्लेटों की टकराने की जो स्थितियां होती है, जिसको हम लोग बोलते क्या है, किनारा, कि आखिर प्लेटों में कितने किनारे, तो 3 प्रकार से हमने आपको बताया हुआ है। फिर एक बार चर्चा कर देते हैं, तो क्रम से करेंगे। जो पहले की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसको जो ये जो पहली प्लेट का किनारा होता है इसको हम बोलते हैं विनाशात्मक किनारा। यह देखिएगा विनाशात्मक किनारा, अंग्रेजी में इसको क्या बोला जाता है, ये देखिएगा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। यह देखिएगा डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। तो आखिर जब ये क्या विनाशात्मक किनारा में क्या होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के आसपास आती हैं, अर्थात अभिसरण वाली स्थिति होती है किस वाले में, विनाशात्मक किनारा वाला में होता है। तो देखिएगा क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली स्थिति, ये तो डायग्राम हम बना दिए, यहाँ पर समझाएंगे। हम छोटा सा यहाँ पर ले लेते हैं कि जो पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक प्लेट क्या हो रही है, ए है, और इधर से एक प्लेट क्या आ रही है, बी प्लेट आ रही है। यह जब दोनों टकराएंगी तो ये देखिएगा कि एक महासागरीय होगी और एक क्या होगा, महाद्वीपीय होगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो 3 स्थितियां हो जाएंगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला कौन कौन होगा, अभिसरण की मैं बात कर रहा हूं, तो अभिसरण में क्या होगा कि एक तो महाद्वीप और महासागर टकराएंगे। यह देखिएगा दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि एक में महाद्वीप होगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, महाद्वीप ही होगा। और जब तीसरी स्थिति की बात कर देंगे तो एक में महासागरी हो सकता है और वो भी दूसरी भी प्लेट क्या होगी, वो भी महासागरी ही हो सकती है। इसके अलावा कोई केसेस अभिसरण में नहीं होता है, अर्थात या तो एक तो महासागर एक महाद्वीपीय प्लेट टकराएंगे, या तो दोनों महासागर या तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट क्या होंगी, टकराएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो बी प्लेट है यह कौन सी प्लेट थी, महासागरीय प्लेट थी, और ए वाली कौन थी, महाद्वीपीय प्लेट थी। तो चूंकि हम जानते हैं कि यह प्लेटें किसकी बनी होती हैं, बेसाल्ट की बनी होती हैं, तो यह भारी होगी अर्थात इसका घनत्व तो ज्यादा होगा, तो यह प्लेटें क्या हो जाएंगी, नीचे चली जाएंगी और यह प्लेटें इसके ऊपर चढ़ जाएगी। और चूंकि ये जैसे ही चढ़ेगी इसके ऊपर तो इसमें दबाव बढ़ेगा, दाब के कारण क्या होगा, ताप बढ़ेगा, ताप के कारण ये जो प्लेटें होंगी यहाँ पर, यह प्लेटें क्या हो जाएंगी, गल जाएंगी। और जैसे ही प्लेटें गलेंगी तो ध्यान दीजिएगा इसी को बोला क्या जाता है, बेनियोफ जोन बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह देखिएगा जहां पर प्लेटें गलना शुरू हो जाती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बेनियोफ जोन बोलते हैं। जब यह प्लेटें अब क्या होंगी, यहां से जैसे यह मैग्मा बना तो मैग्मा जैसे ही बनेगा तो ये प्लेटें क्या होंगी, जो गर्म प्लेटें हैं वो ऊपर की ओर जाना चाहेंगी, और जैसे ही जाएंगी तो अगर यह प्लेटें यहाँ पर टकराएंगी तेज से, अगर ये भूप्रपटी है अर्थात ये क्रस्ट है, अगर यह कमजोर हुआ तो तोड़कर बाहर निकल जाएगा, अगर मजबूत हुआ तो इसको क्या कर देगा, हिला देगा। तो दोनों स्थितियों में ही विनाश जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अतः ऐसे किनारों को हम क्या कह देते हैं, विनाशात्मक किनारा कह देते हैं। टोटल समझ में आया होगा कि क्या स्थिति हुई होगी। यह हम पहली स्थिति की बात कर रहे हैं, किस में, विनाशात्मक किनारा में, अर्थात या तो महाद्वीपीय महासागर टकराएं, या तो महाद्वीप टकराएं, या तो महासागर ही टकराएं। तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, तो जो भारी प्लेट होगी वह नीचे आ सकती है और जो हल्की होगी उसके ऊपर जा सकती है। जैसे ही जाएगी तो दाब बढ़ेगा, दाब के कारण ताप बढ़ेगा, और ताप जैसे ही बढ़ेगा तो ये प्लेटें गल जाएंगी। और जब ज्यादा मैग्मा हो जाएगा, ज्यादा वाष्प बन जाएगा अर्थात भाप बन जाएगा तो तोड़कर बाहर निकलना चाहेगा। अगर यह भूप्रपटी कमजोर हुई तो तोड़ देगा तो ज्वालामुखी हो जाएगा, नहीं तोड़ पाया तो केवल हिला देगा, जिससे भूकंप का दोनों स्थितियों में क्या होता है, विनाश होता है। इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, यहां पर मैं दूसरी स्थिति के बारे में समझा देता हूं। मान लीजिए कि यह भी महाद्वीपीय प्लेट हो और यह भी दोनों क्या हो, महाद्वीपीय प्लेट हो, अर्थात ये ए हो बी हो, और दोनों प्लेटें क्या हो, अपने आप में बराबर क्षमता की हो, ना कोई भारी हो और ना कोई
हल्की हो, अर्थात दोनों महाद्वीपीय प्लेटें होंगी तो ये देखिएगा टकराएंगी, भाई अभिसरण तो होगा ही, और टकरा कर क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, जिससे हिमालय पर्वत जैसे वलित पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हमने आपको बताया था कि इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गई थी और ऊपर से कौन, यूरेशियन प्लेट आई थी, दोनों जैसे ही टकरा कर क्या हुए, ऊपर उठ गए हैं, तो उसी से हिमालय पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और आप आज भी देख सकते हैं कि अभी भी प्लेटें सरक रही हैं, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले 8,848 था, अब 8,850 मीटर हो गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभिसरण की दो स्थितियां हो सकती हैं कि एक तो भारी प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, हल्की प्लेट उसके ऊपर चली जाएगी, या दोनों प्लेटें एक दूसरे के समान होंगी तो दोनों टकराएंगे और टकरा कर क्या होंगी, ऊपर उठ जाएंगी। दोनों ही चीजों में पर्वतों का निर्माण होता है और दोनों ही स्थितियों में क्या होती हैं, प्लेटें गलती हैं, और जब गलती हैं तो मैग्मा बनता है, वही मैग्मा तोड़कर बाहर आना चाहता है, जिसके फलस्वरूप ज्वालामुखी या भूकंप जैसी गड़बड़ियां होती हैं और दोनों ही विनाश का रूप लेती हैं। अतः इन्हें विनाशात्मक किनारा हम लोग क्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग विनाशात्मक किनारा के बारे में क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। दूसरी स्थिति होगी क्या, विनाशात्मक के बाद हम लोगों का, ये देख लीजिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, विनाशात्मक के बाद क्या हो जाएगा, रचनात्मक किनारा हो जाएगा। रचनात्मक किनारा को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ये देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यह देखिएगा मार्जिन। अब हमने बताया कि रचना कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह स्थिति प्लेटों के अपसरण के द्वारा होता है। अपसरण हमने बताया था कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हो जाए, विपरीत दिशा में सरकने लगे। जैसे यहां पर हमने बात कर लिया, जैसे यहां देख लीजिएगा, यह महासागरीय प्लेट है, यह भी महासागरीय, यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में चले जाएंगे। तो जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, हमने बताया था ना कि 150 से 200 किलोमीटर मेंटल में नीचे जो परत पाई जाती है, अर्धगलित अवस्था में होती है, उसी को एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो जैसे ही ये दोनों प्लेटें सरकेंगी तो यहाँ का जितना भी नीचे का मैग्मा लावा होगा वो आसानी से क्या होगा, दरारों के माध्यम से स्थल पर आने लगेगा, और जैसे ही स्थल पर आएंगे तो कटक का निर्माण होगा। अब देखिएगा एक चीज और हो जाता है कि अगर मैग्मा में सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है तो इससे क्या हो जाते हैं, ये कटक एक ही जगह इकट्ठा होते हैं तो कटक का रूप ले लेते हैं। जब उसमें सिलिकॉन की मात्रा कम होती है ना तो ये दूर तक फैल जाते हैं, और जब फैल जाते हैं ना तो इसी से द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में किसी नए चीज की क्या होती है, रचना होती है। अतः इसे हम क्या कह देते हैं, रचनात्मक किनारा कह देते हैं। समझ में आया होगा कि रचनात्मक किनारा कैसे होते हैं जितने भी। अब यहीं पर स्थिति क्या होती है, देखिएगा, जो अटलांटिक महासागर में हमने बताया था, रेड से बताया था, समझाया भी था, ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे की तरफ जाएंगी। तो इसी तरह अटलांटिक महासागर में बहुत सारे कटकों का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है, जो जल मार्ग के लिए बहुत ही क्या होते हैं, घातक सिद्ध होते हैं। जैसे इसी में कटक निकला रहता है, इसी में जलयान जाएंगे, उसी कटक से टकराकर जहाज क्या हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः हम लोग ने महासागरों में भी जल मार्गों के लिए अपना क्या बनाया, एक रास्ता बनाया हो कि यहां पर ज्यादा कटक नहीं है, आप यहां से जहाज को क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं रचनात्मक किनारा भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका, संरक्षित किनारा के बारे में। तो यहां पर देख लीजिएगा, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ये देखिएगा विनाशात्मक को। यहीं पर हम लोग तीसरा जो पॉइंट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, संरक्षित किनारा। संरक्षित किनारा, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ये देख लीजिएगा, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोल देंगे, कंजर्वेटिव बोल देंगे, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, मार्जिन, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, संरक्षित किनारा। इसमें हमने बताया था कि प्लेटों की क्षति नहीं होती, अर्थात प्लेटें टूटती नहीं हैं, प्लेटें अगल बगल रगड़ खाते हुए क्या होती हैं, गुजर जाती हैं। तो देखिएगा इसमें क्या स्थिति होती है कि जो बीच का हिस्सा बचता है ना, उससे ही भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जैसे मैं इसको मिटाकर यहाँ से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ से यह प्लेटें एक तरफ चली गई और बीच से एक प्लेटें इधर गुजर गई। यह प्लेटें मान लेते हैं ए था, बी था, ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, इसी को हम क्या कह देते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। ये देख लीजिएगा, भ्रंश घाटी कह देते हैं।
अब देखिएगा इससे एक प्रश्न बना है, चूंकि यह भी प्लेट है और यह भी प्लेट है, तो यह भी उभरा हुआ भाग होगा कि नहीं होगा, और यह भी उभरा हुआ भाग होगा। अब बीच का जो क्षेत्र बचता है, जैसे अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देते हैं। कहीं कहीं आप कश्मीर घाटी का नाम सुनते हैं, तो कश्मीर घाटी, घाटी क्या होता है देखते होंगे कि उधर भी पहाड़ होगा और एक साइड इधर भी पहाड़ होगा। अब बीच में क्या होता है, जगह होते हैं, उसी में बस्तियां बस जाती हैं, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, घाटी कह देते हैं। जब यहीं बड़े पैमाने पर हो जाएगा या छोटे पैमाने पर, वहीं हम क्या कह देते हैं, भ्रंश घाटी के एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। तो जो प्रश्न बना हुआ है ना, हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या बना हुआ है कि एक मान लेते हैं कि यह जो प्लेटें थी, यह क्या थी, ये देखिएगा नाम ले लेते हैं जर्मनी और यह फ्रांस। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, यह दोनों से प्रश्न बना हुआ है। जैसे यह उभरा हुआ जो भाग था जर्मनी, इसको हम क्या कह देते हैं, काला पर्वत, यह देखिएगा काला पर्वत। और यह मान लेते हैं फ्रांस, चूंकि हमने आपको जब डायग्राम में बताया था तो जो नीले कलर से बताया था कि देखिएगा यहाँ पर प्लेटें रगड़ खाकर गुजर रही हैं, ठीक है ना, जो भूमध्य सागर से होकर जाती थी वो देखिएगा। और फ्रांस में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, वाससेज पर्वत। यह दोनों ब्लैक माउंटेन के उदाहरण है, ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। और दोनों के जो बीच में घाटी बनी हुई है ना, उसी घाटी को हम क्या कह देते हैं, भ्रंश घाटी। और उसी में एक जर्मनी की नदी है जिस नदी का क्या नाम है, राइन नदी। मैं बस समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, यह प्रश्न बना हुआ है इसलिए हमको इसको बताना क्या हो गया है, जरूरी हो गया है। देखिएगा जो हमने बताया कि जर्मनी में काला पर्वत और फ्रांस में वाससेज पर्वत, दोनों के जो बीच में भ्रंश घाटी है, उसी में जर्मनी की एक नदी है राइन नदी, वह प्रवाहित होती है। और उसी राइन नदी को हम क्या कहते हैं, कोयले का रूर कहते हैं। ये देखिएगा कोयले का रूर कहा जाता है, अर्थात यह जो क्षेत्र होता है कोयले के लिए बहुत ही ज्यादा संवेदनशील, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोयला यहाँ पर अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए हम इस नदी को कोयले का रूर नदी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिएगा हम लोगों ने तीनों किनारों के बारे में, संरक्षित किनारा, रचनात्मक किनारा और कौन सा, विनाशात्मक किनारा, इन तीनों किनारों के बारे में सीख लिया। इससे क्या क्या चीजें निर्माण होती हैं, पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीजों को हम क्या किया है, सीख लिया है। देखिएगा एक चीज और छूट रहा है यहाँ पर हल्का सा, उसके भी बारे में हम जिक्र कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लेटों में अवसाद रहा होगा, तो ये देखिएगा एक अपनति हो जाता है और एक अभिनति होता है। ये जो नीचे होता है ना, इसको हम अपनति बोलते हैं, और जो ऊपर उठा वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम अभिनति बोलते हैं। यह दोनों बल किसके कारण होते हैं, संपीडन के कारण होते हैं। अर्थात देखिएगा इसमें अवसाद रहा होगा, मान लेते हैं ये अवसाद रहा होगा, और जैसे ही प्लेटें दब रही होंगी तो ये अवसाद क्या होंगे, ऊपर उठ गया होगा। तो जब ऊपर उठता है तो उसको अभिनति बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिनति। आज जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको अपनति बोल देते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होते हैं कि जो महासागरों में जो छोटे छोटे द्वीप है ना, इसी अपनति और अभिनति अर्थात संपीडन जो होता है, उसी के कारण, संपीडन बल के कारण ही क्या होते हैं, अपनति अभिनति वाली स्थिति आती है। इसी से भी वलित पर्वतों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे हमने बात किया था किसका, नजका प्लेट के बारे में, तो इधर से नजका प्लेट गई थी और इधर से दक्षिणी अमेरिकन प्लेट आई थी, दोनों टकराई थी। तो जो नजका प्लेट थी वो क्या होती, चूंकि महासागरीय है तो घनत्व तो ज्यादा होगा, तो वो नीचे चली गई थी और ऊपर ये उठ गई थी कौन, महाद्वीपीय प्लेट। और महाद्वीपीय प्लेट्स में संपीडन के कारण जितने भी हैं, ठीक है ना, उसमें अवसाद के कारण जो ऊपर उस हिस्सा उठा हुआ है उसे हम क्या कह देते हैं, एंडीज पर्वत कह देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वहीं सेम कंडीशन रॉकी पर्वत के साथ हुआ था। और यह जो तीसरी कंडीशन बताई थी कि दोनों प्लेटें आएंगी, टकरा कर ऊपर उठ जाएंगी, उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अतः हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लेट विवर्तन की क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।